हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके लिए सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न और उनके आंसर लेके एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल के साथ जुड़े रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ हो जाता है पहला बाल्यावस्था से, दूसरा शैशवावस्था से, तीसरा किशोरावस्था से और चौथा प्रौढ़ावस्था से। और फ्रेंड, यहाँ पे एक बात हम और कहना चाहेंगे आपसे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जितने भी प्रश्नों को यहाँ पे सही हल किया हो तो वो उन प्रश्नों का स्कोर जो है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया है, जिससे आपको भी अपना ज्ञान हो सके कि हमने इन प्रश्नों में इतना स्कोर प्राप्त किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो बताइए, बालक के व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ हो जाता है पहला बाल्यावस्था से, दूसरा शैशवावस्था से, तीसरा किशोरावस्था से और चौथा प्रौढ़ावस्था से। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, बालक के जो व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ हो जाता है वो शैशवावस्था से। जो बालक के व्यक्तित्व का विकास का प्रारंभ जो है वो शैशवावस्था से हमारा हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, टेट परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है जो टेट परीक्षण होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है। तो टेट परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या होती है वो 30 होती है, 10 + 10 + 10। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। टेट परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या 30, जिसमें व्यक्तित्व मापन वगैरह किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक हैं। यहाँ पे आपको बताना है व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला जैविक कारक, दूसरा पर्यावरण संबंधी कारक, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, जैविक और पर्यावरण संबंधी कारक दोनों, और चौथा ऑप्शन है अजैविक कारक। तो बताइए फ्रेंड, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो जैविक कारक भी होता है और पर्यावरण संबंधी कारक भी होता है। और जैविक कारण को ही हम लोग आनुवंशिक कारण भी बोलते हैं। आनुवंशिक, जी हाँ फ्रेंड्स, आनुवंशिक कारक। जैविक कारक जो होता है उसे आनुवंशिक कारक भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया है जिससे आप लोग इसे याद कर सकें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है फ्रेंड, पहला और दूसरा दोनों, जैविक कारक और पर्यावरण संबंधी कारक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पे, न्यूमैन एवं एटन ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। न्यूमैन एवं एटन ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। चार ऑप्शन आपके पास, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक, दूसरा आशावादी एवं निराशावादी, तीसरा अंतर्मुखी एवं बहिमुखी और चौथा ऑप्शन है क्रोध प्रधान एवं रक्त प्रधान। तो बताइए फ्रेंड, न्यूमैन व एटन ने व्यक्तित्व को विभक्त किया किसमें। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक, पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किसने दिया। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किसका है। पहला टर्मन का, दूसरा नन का, तीसरा बर्किंघम का और चौथा किलपैट्रिक का। तो बताइए फ्रेंड, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किसका है। तो देखिए, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन है बर्किंघम का। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, बर्किंघम। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेट का निर्माण किया। सेट एक परीक्षण है, इसका निर्माण किसने किया। पहला नन ने, दूसरा लियोपोल्ड बेलक ने, तीसरा रस्क ने और चौथा टर्मन ने। तो बताइए फ्रेंड्स, सेट का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड्स, सेट ये भी एप्टीट्यूड परीक्षा टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ये भी एक।
तो इसका जो निर्माण किया था वो लियोपोल्ड बेलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालयी अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य है, आपको बताना है विद्यालयी अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला निरीक्षण में सहयोग, दूसरा दंड का साक्ष्य, और दो ऑप्शन देख लेते हैं हमने नीचे, अनियमितताओं की जानकारी, और चौथा आवश्यक सूचनाओं का संग्रह। तो बताइए फ्रेंड, विद्यालय में जो अभिलेख हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो विद्यालय में जो अभिलेख होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का संग्रह। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, आवश्यक सूचनाओं का संग्रह। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, आपको बताना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। पहला उच्च शिक्षा से, दूसरा शिक्षक शिक्षा से, तीसरा माध्यमिक शिक्षा से, और चौथा प्राथमिक शिक्षा से। और फ्रेंड्स आपको ये बात बता दें कि ये प्रश्न जो है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, ये प्रश्न हमारे कई बार सीटेट परीक्षा और टेट परीक्षा में विभिन्न राज्यों की पूर्व में आ चुका है। तो आप लोग इसे सही से इसके स्मरण कर लें इस प्रश्न को। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है, कई लोग इसमें माध्यमिक शिक्षा से भी लगाए आते हैं, जबकि इसका संबंध ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्राथमिक शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, प्राथमिक शिक्षा से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला मुख्य है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला मुख्य है, पहला म्यूजियम, दूसरा शिक्षण कक्ष, तीसरा विज्ञान प्रयोगशाला, और चौथा पुस्तकालय। तो आपको बताना है जो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला मुख्य रूप से क्या होती है। तो बताइए फ्रेंड, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो मुख्य रूप से क्या होती है, वो होता है पुस्तकालय, जिसमें हम विभिन्न किताबों का जाके अध्ययन करते हैं, जिस भी विषय की हमें पुस्तक चाहिए होती है उससे संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पुस्तकालय। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था में नींद की औसत मात्रा होनी चाहिए। जो एक एडल्ट्रेशन की उम्र होती है उसमें नींद की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए। पहला 8 घंटे, दूसरा 10 घंटे, तीसरा 12 घंटे, और चौथा ऑप्शन है आपका 11 घंटे। तो किशोरावस्था में नींद की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, तो किशोरावस्था में नींद की औसत मात्रा होती है 10 घंटे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में 10 घंटे किशोर व्यक्ति को सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड 10 घंटे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षा की समवर्ती सूची को सन इतने में शामिल किया गया है। पहला 1956 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1976 में, और चौथा 1989 में। तो बताइए फ्रेंड्स, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस सन में रखा गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया 1976। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1976। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा संगठन शिक्षा नियोजकों व प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा संगठन है जो शिक्षा नियोजकों व प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है। पहला ऑप्शन NCTE, दूसरा ऑप्शन NCERT, तीसरा NIE, और चौथा ऑप्शन है नीपा। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो शिक्षक नियोजकों व प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो वो देता है फ्रेंड्स NIE। ऑप्शन नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है। तो बताइए फ्रेंड, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है समस्यात्मक बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न स्तर के बालकों के लिए, ये सभी बालकों के लिए। तो बताइए फ्रेंड आप लोग, विद्यालय में निर्देशन व परामर्श कार्यक्रम होता है किन बालकों के लिए होता है।
तो विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम जो होता है वो समस्यात्मक बालकों के लिए भी होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी होता है, निम्न स्तर के बालकों के लिए भी होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है सभी बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाता है, सभी बालकों के लिए। चलते फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाएं। तो बताइए फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था है? फिर से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला नीपा, दूसरा एनसीटीई, तीसरा एनआईई और चौथा एनसीईआरटी। तो बताइए फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था कौन सी है? बताइए फ्रेंड आप लोग। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था है वो ऑप्शन नंबर 3 एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा जो पिछला क्वेश्चन भी था यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको भी। इसमें से निम्न में कौन सा संगठन शिक्षा नियोजकों व प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है? उसका हमारा यहाँ पे नीपा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हमने एनआईई आपको करा दिया था, जो रॉन्ग आंसर है, इसका नीपा आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड, नेशनल नीपा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप लोग यहाँ पे नीपा की फुल फॉर्म भी बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि नीपा की फुल फॉर्म क्या है, और एनआईई की भी फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था है एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड आप लोग, शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो शिक्षा प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो सहभागिता का सिद्धांत भी है, योजना का सिद्धांत भी है और नेतृत्व का सिद्धांत भी है। इसलिए हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाता है यहाँ पे। जी हाँ फ्रेंड, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है? अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है? पहला संप्रेषण मनोविज्ञान, दूसरा प्रणाली उपागम, तीसरा प्रशिक्षण मनोविज्ञान और चौथा कठोर शिल्प उपागम। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार इनमें से नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का जो है कठोर शिल्प उपागम जो है वो हमारा अनुदेशन प्रारूप तकनीकी में नहीं आता। बाकी संप्रेषण मनोविज्ञान, प्रणाली उपागम और प्रशिक्षण मनोविज्ञान ये तीनों आते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपसे पूछा गया है नहीं है, तो कठोर शिल्प उपागम जो है वो नहीं है होता है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाता है, कठोर शिल्प उपागम। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेखीय अभिक्रम में अंतिम उद्देश्य होता है। आपको बताना है रेखीय अभिक्रम में अंतिम उद्देश्य होता है। पहला रचनात्मक प्रतिक्रिया, दूसरा बाह्य प्रतिक्रिया, तीसरा सुधार प्रतिक्रिया और चौथा भाषीय प्रतिक्रिया। तो बताइए फ्रेंड आप लोग, रेखीय अभिक्रम में अंतिम उद्देश्य कौन सा होता है? इसमें होता है रचनात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रचनात्मक प्रतिक्रिया इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कौशल के प्रशिक्षण में महत्व दिया जाता है। एक कौशल के प्रशिक्षण में महत्व दिया जाता है कक्षा के शिक्षण में, दलगत शिक्षण में, छात्र शिक्षण में या सूक्ष्म शिक्षण में। तो बताइए फ्रेंड, एक कौशल के प्रशिक्षण में महत्व दिया जाता है। तो एक कौशल के प्रशिक्षण में जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग भी बोलते हैं इसे सूक्ष्म शिक्षण को। यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं माइक्रो टीचिंग। और अगर आपने बीएड या बीटीसी
या विभिन्न प्राइमरी लेवल के डिप्लोमा कोर्सेज करे होंगे, तो इसमें आपने माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया भी होगा माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। चलते हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षक का कक्षा प्रारंभ करने का प्रथम पद है। शिक्षक का कक्षा प्रारंभ करने का प्रथम पद क्या है? उदाहरण प्रस्तुत कर समझाना, दूसरा समस्या प्रस्तुत कर समझाना, तीसरा मूल्यांकन, या चौथा प्रेरणा। शिक्षक का कक्षा प्रारंभ करने का प्रथम पद क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो शिक्षक का कक्षा प्रारंभ करने का प्रथम पद है प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रेरणा, इंस्पायरेशन करके ही बच्चों को सबसे पहले कक्षा में शिक्षण कार्य कराया जाता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र का स्थान होता है। ह्यूरिस्टिक एक पद्धति है जिसमें छात्र का स्थान कौन सा रहता है? एक छात्र के समान ही, दूसरा एक शिक्षक के समान, तीसरा एक अन्वेषक के समान, या चौथा है विश्लेषणवादी के रूप में। तो बताइए फ्रेंड आप लोग, ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र का स्थान क्या रहता है? एक अन्वेषक के समान, एक रिसर्चर के समान होता है, एक रिसर्चर के समान होता है, एक अन्वेषक के समान। ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में पाया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में पाया जाता है पहला आत्मगत तत्व की अधिकता, दूसरा वैधता, तीसरा अंकन में विविधता, और चौथा सीमित प्रतिनिधित्व। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो इसमें वैधता, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वैधता, वैलिडिटी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, और घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।